हेलो क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप प्री और मेंस को कंपाइल करके आप कंबाइन जो है तैयारी कर रहे होंगे। तो यूनिक क्लासेस स्टैंडर्ड आयोग के स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे जीएस का पेपर, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मेडुअल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। कहने को 50 हैं, लेकिन इसमें फ्रेम इस तरीके का है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी क्वेश्चन की क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, बिल्कुल आयोग की बिल्कुल पैटर्न, ठीक है, जो मेरे पास 7 बार लगातार प्री क्वालिफाई करने का जो अनुभव है, ठीक है, उसके बिहाफ पर इसी पेपर को पैटर्न को प्रिपेयर किया हूँ। आप इसे रिलैक्स मोड में, जैसा मैं कहता हूँ कि आपको एज ए ऑफिसर पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो उस दृष्टिकोण से आप एकदम रिलैक्स मोड में एक बार सुन लीजिए। ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जाऊँगा, ठीक है, बस इन्फॉर्मेटिव जितनी आवश्यकता होगा उतना ही हम लोग इस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर देखिए, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नांकित यात्रियों में भारत आगमन का सही क्रम क्या है। यात्रियों के भारत आगमन का सही क्रम क्या है। तो अब सारे ऑप्शन हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। ऑप्शन डी पर आइए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले फाहियान, उसके बाद वेंसंग, उसके बाद इसिंग, उसके बाद अल मसूदी। अल मसूदी बहुत बाद में आता है, अरबी लेखक है, मतलब अरबी यात्री है, जो 900 के बाद आता है ईस्वी में। तो आप चीनी यात्रियों का क्रम तो याद ही होगा कि फाहियान आता है, फिर उसके बाद संगयुन आता है, फिर ह्वेनसांग आता है, फिर इसिंग आता है। ये 4 क्रम इधर हैं, तो अल मसूदी तो बात का। तो इस तरीके से सही आने का क्रम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित तीर्थंकरों में विचार करिए और सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, आप अगर आयोग का क्वेश्चन दिए पेपर दे रहे होंगे या प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, मैं पैटर्न किसकी बात कर रहा हूँ, वनडे की नहीं, मैं बोल रहा हूँ यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, एलटी की कर रहे होंगे, बीईओ की कर रहे हो, अर्थात जितने भी ग्रेजुएट लेवल पेपर के हैं, जितने भी ग्रेजुएट लेवल पेपर हैं, अगर उसकी प्रिपरेशन आप पीवाईक्यू या तैयारी या किए होंगे या कर रहे होंगे अच्छे लेवल से, तो आप समझ जाएंगे कि कितने अच्छे क्वेश्चन है या क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। तीर्थंकर से हमेशा सवाल आते हैं, तो उनको रट लेना है। इनका कालानुक्रम क्या है, इनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, और कहाँ इनका जन्म हुआ, या क्या बहुत खास विशेषताएं हैं, उससे रिलेटेड हमेशा आता है पेपर में, ठीक है, आयोग पूछता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा इसका सही कालानुक्रम क्या है। तो अभिनंदन की बात करें तो अभिनंदन कौन से नंबर के हैं, तो अभिनंदन की बात करेंगे तो 4th नंबर के थे। कौन से 4th नंबर के। बिमल कितने हैं, 13 मेरा मत करो, बिमल 13 मेरा मत करो, तो 13 नंबर के थे, ठीक है। मुनि शांत रहते हैं, ये 20 नंबर के थे, 20वें नंबर के थे 24 तीर्थंकर में। पद्म प्रभु क्या है, पद्म प्रभु 6ठे नंबर के थे। पद्म प्रभु किस नंबर के थे, 6th नंबर के थे। इस तरीके से अगर मिलाएंगे तो आपको ऑप्शन ए मिल जाएगा आंसर सही, इनका कालानुक्रम, ठीक है। इसका मतलब पहले कौन आएगा, अभिनंदन आएंगे, उसके बाद पद्म प्रभु आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, बिमल नाथ का क्रम आएगा, फिर मुनि सुब्रत 20 में, फिर नमीनाथ 21, नेमिनाथ 22 और पार्श्वनाथ 23, और इस तरीके से आप देखेंगे 24वें तीर्थंकर तक, ठीक है। तो एकदम रटा होना चाहिए, क्रम भी रटा होना चाहिए, और एक दिन मैं क्रम आपको रटा दूंगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जितने भी आर्ड हैं वो यस से शुरू करेंगे, तो बहुत ज़्यादा यस से हो जाएंगे, कुछ ट्रिक अन्य बता देंगे जिससे याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि सिंघल द्वीप पर जो है 622 ईस्वी में किसने समुद्री अभियान किया था। तो सिंघल द्वीप किसे कहते हैं, तो ये श्रीलंका को क्या कहा जाता था, श्रीलंका को सिंघल द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है 622 में, अगर ये डेट 642 न दिया होता तब सवाल अलग हो जाता। 642 दिया था, इसका आंसर क्या सही होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। अच्छा, सिंघल द्वीप से रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल चोल राजवंश में आते हैं कि जो सिंघल द्वीप का उत्तरी हिस्सा है, मतलब श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है, उस पर कब्जा किसने किया था, तो राजराज प्रथम ने। किसने, राजराज प्रथम। अब पूरे पर बाद में कब्जा कौन करता है, उनका बेटा राजेंद्र प्रथम। कौन करता है, राजेंद्र प्रथम, ठीक है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बताते जाता हूँ। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। क्या बताना? नहीं। इसका मतलब क्या? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया। क्या? बिल्कुल सही है। क्या तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने किया था? क्या 1913 से 14 में? बिल्कुल सही है, मार्शल ने ही किया था। कौशाम्बी की खोज, कौशाम्बी इलाहाबाद के पास जो है, कौशाम्बी की खोज क्या एन जी मजूमदार ने 1936 से 37 के दौरान किया? क्या? तो बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर की खोज किसने किया? क्या जेपी जोशी ने किया? तो नहीं, जेपी जोशी जी ने नहीं किया, बल्कि क्या है, बीबी लाल ने किया। किसने किया? बीबी लाल ने किया था। किसने किया? बीबी लाल। कैसे हमने कैसे याद किया है कि अगर हस्तिनापुर के देखेंगे तो हस्तिनापुर किसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना? खनन में क्या ऐसा खास बात यहाँ की थी? तो यहाँ पर बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। क्या है? बहुत सुंदर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। और अगर हस्तिनापुर के उतने सुंदर भी मिट्टी के बर्तन अगर पति ना लाए तो उसकी बीवी क्या हो जाएगी? गुस्से से लाल हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद किया है। तो आज भी क्या है, अगर चाहे जो बर्तन हो, चाहे जो एकदम परफेक्ट ले जाएंगे तो ही खुशी, नहीं तो बीबी लाल होनी ही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो डेमेट्रियस क्या हिंदी यूनानी था? तो डेमेट्रियस हिंदी यूनानी शासक था, बिल्कुल सही है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत में लिखा हुआ है, क्या ये शक शासक था? क्या? तो शक शासक बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्या बिम कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, बिम कटफिशेस, कनिष्क, क्या ये सब कुषाण वंश के शासक थे? क्या? तो बिल्कुल कुषाण वंश के शासक थे, तो ये भी सही हो गया। तो सी आंसर क्या है इसका? गलत है। गोंडो फर्नीज जो है वो अरबी नहीं बल्कि क्या था? जल्दी बोलिए। ये पहलव शासक था। क्या था? पहलव। अब कई बार पीसीएस प्री में आरओ में आपने देखा होगा कि इन्हीं का शक पहलव कुषाण, हिंदी यूनानी शक पहलव कुषाण का कालानुक्रम बहुत ज़्यादा पूछता है। तो हिंदी यूनानी शक पहलव कुषाण जो मैं बोल रहा हूँ ये क्रम ही है भारत में इनके आगमन का। मतलब हिंदी यूनानी शक पहलव कुषाण। तो ये चारों जो मैं क्रम बोल रहा हूँ यही इनके आने का क्रम भी है। ठीक, तो यहाँ से ये भी सवाल कर लिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि टेलीग्राम पर ये जो टेस्ट हो रहा है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ लोग हैं। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से इतनी एनर्जी और मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ उनके लिए कुछ बेहतर से बेहतर करना चाहिए। इसीलिए इतना लिखना, आप सोचो इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन अरेंज करना, किताब से ऑप्शन में कन्वर्ट करना बहुत कठिन चीज़ है, इतना भी आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जुड़ते हैं, आप जुड़ करके टेलीग्राम पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं कॉपी चेक करके आपका लिस्ट भी तैयार करके दे देता हूँ, उससे आप इवेलुएट कर पाते हैं अपनी वैल्यू को। ठीक है, तो और इसका मैं आपको हाईलाइटेड, ठीक है, हाईलाइटेड जो है पीडीएफ भी इस पर अभी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी टेस्ट तो है ही है, पीडीएफ डाल दे रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन हाईलाइटेड है तो आप जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, रट के जाइएगा, सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। तो इसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलकर ढूंढते हैं। क्या हाथी गुम्फा खारवेल राजा खारवेल से संबंधित है? बिल्कुल राजा खारवेल से संबंधित है, 100%। भीतरी स्तंभ लेख क्या पुलकेशिन द्वितीय से है? तो पुलकेशिन द्वितीय से नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय से कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। कौन है? ऐहोल अभिलेख, जिसमें क्या है, जिसमें इसके द्वारा कराए गए राज सुयज्ञ, ठीक है, के बारे में जानकारी मिलती है। और गिरनार में क्या रुद्रदामन का अभिलेख है? क्या गिरनार में? तो गिरनार में ही तो है ना जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का माने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गिरनार में ही है, तो ये तो सही है। ठीक है, नासिक अभिलेख क्या गौतमीपुत्र सतकर्णी का है? तो नासिक अभिलेख किसका है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का है, जिसे एका ब्राह्मण कहते हैं। तो तीनों सही हैं। तो भीतरी किसका है? भीतरी स्कंदगुप्त का है। किसका है? भीतरी किसका है? स्कंदगुप्त का। ठीक है, स्कंदगुप्त
कि इस अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से स्कंदगुप्त के द्वारा जो हूणों को बलभर पराजित किया गया है, हूणों को जो पराजित किया गया है उसी के बारे में इस अच्छे से जानकारी इसमें मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ जानते रहेगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ज़्यादा बहुत डिटेल नहीं जाना है इसलिए। यहाँ पर पूछ रहा है सही कालानुक्रम बताइए। ऐसे ही सवाल आते हैं पीसीएस और आरओ प्री मेंस में भाई। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं कहिएगा पीसीएस मेंस में कहाँ से आते हैं, मतलब आरओ मेंस में। तो सही कालानुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताओ सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, मैं एट इट इज बता दूँ, ये क्वेश्चन पेपर ये वाला सवाल क्वेश्चन पेपर का ही है। अब आप बताओ, अगर PYQ अच्छे से लगाए होंगे तो भी बता देंगे, जल्दी बताइए इसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका पहले यशोवर्मन, फिर कौन आएगा? यशोवर्मन, फिर उसके बाद में आएगा धंग, फिर विद्याधर, उसके बाद कीर्तिवर्मन। इसकी ट्रिक मैं आपको हाईलाइटेड PDF में लिखा हुआ हूँ कि यश धंग विद्या की कीर्ति, यश धंग विद्या की कीर्ति, तो इससे हमने रटा है तो लिख दिया हूँ, शायद आपको भी काम आ जाए, तो इससे क्रम याद रख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है? गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह की थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आदि वराह की उपाधि किसने धारण की थी गुर्जर प्रतिहारों में? तो मिहिर भोज ने। गुर्जर प्रतिहारों में किसने आदि वराह की? तो मिहिर भोज ने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको, किस शासक को एका ब्राह्मण कहते थे? माने किसके लिए एका ब्राह्मण शब्द प्रयुक्त किया जाता था? तो अभी मैंने जिक्र किया कि गौतमी पुत्र सतकर्णी को, है ना, सातवाहन शासक जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उसको क्या है, एका ब्राह्मण कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसने क्या है, इसने ब्राह्मण धर्म माने जो वैष्णव धर्म है उसके अनुसार, जैसे हिंदू धर्म बोलते हैं ना, उसके अनुसार पूर्णतः राज्य को संचालित किया, इसीलिए क्या कहा गया, इसीलिए उसे कहा गया एका ब्राह्मण। ठीक है, ये रटे रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है कि है या नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि क्या गुप्त शासकों ने स्वर्ण और रजत के सिक्के चलाए थे क्या? तो बिल्कुल चलाए थे। क्या कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र के सिक्के चलाए थे क्या? तो बिल्कुल। सोने के बिम कटफिसेस ने क्या है, स्वर्ण सिक्के चलाया था, तो कुषाण शासक था। ठीक है, शुद्ध सोने के भी सिक्के इन लोगों ने चलवाए, तो इस तरीके से भी सही है। सातवाहनों ने क्या स्वर्ण और पोतीन और शीशे के सिक्के चलाए क्या? तो सातवाहनों ने सबसे ज़्यादा किसके सिक्के चलाए? शीशे के सिक्के चलाए। और किसके चलाए? पोतीन के भी, अन्य में पोतीन के भी सिक्के चलाए, लेकिन स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए। माने रजत के चलाए, ताम्र के चलाए, पोटीन के चलाए, शीशे के चलाए, लेकिन स्वर्ण के नहीं चलाए थे। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। कलचुरी राजवंश के शासकों ने स्वर्ण, रजत और ताम्र तीनों प्रकार के सिक्के चलाए, तो सातवाहन स्वर्ण के सिक्के नहीं चलाए, बाकी ढेर सारे सिक्के उन्होंने चलाए थे। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में है? किसका शिखर द्रविड़ शैली में है? ठीक है, तो द्रविड़ शैली में किसका शिखर है? द्रविड़ शैली ऐसे हो, आप देखेंगे इस तरीके से जो मंदिर होता है, इस तरीके का द्रविड़ शैली नुकीला नहीं होता है, इस तरीके का होता है, समझ गए कि नहीं? इस तरीके से कलश लगे होते हैं ऊपर, है ना। तो द्रविड़ शैली का मंदिर बिना बेस का होता है, ज़मीन से ही बनता है, तो ऐसे बनता है। आप लोग मेंस में जब कभी बैठेंगे तो उसमें ये आता ही आता है, पेपर कोई ना कोई पूछ ही लेता है। तो ये कह रहा है किसका शिखर इस तरीके से, जबकि जो नागर शैली होती है, ठीक है, वो आप देखोगे तो इस तरीके से, है ना, यहाँ पर ढेर सारे इस पे क्या है, कलश लग जाएंगे, और एक इस पे क्या है, एक झंडा लग जाएगा, है ना। और ये एक तरीके से जगती पर बन जाता है, यहाँ पर मान लो ये तो एक जगती पर बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि किसका शिखर ऐसा है इसमें से, औसिया का मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर, ग्वालियर का महादेव मंदिर, या भीतर गांव का जो मंदिर है, ठीक है, भीतर गांव का मंदिर है जो गुप्तकालीन ईंटे का मंदिर है, कानपुर में है, जो आप बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, तो ईंटे का मंदिर है ये, तो यह मंदिर है। कंदरिया महादेव का भी मंदिर इन्हीं से संबंधित इसी प्रकार से है।
ये जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, इसका शिखर क्या है? इसका शिखर द्रविड़ शैली जैसा है। आप सोचो ये ग्वालियर में होकर के भी क्या द्रविड़ शैली है, जबकि हम लोग देखते हैं इंडिया में, ठीक है, अगर भारत के नक्शे में देखें तो जो विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी के नीचे दक्षिण की ओर जाने पर क्या है, यहाँ कृष्णा नदी डेल्टा तक, यहाँ तक क्या है बेसर शैली मिलेगा, और इसी के नीचे जाने पर द्रविड़ शैली मिलेगा, और विंध्याचल के ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा, नागर शैली मिलती है, नागर शैली। लेकिन अब सोचो कि ये क्षेत्र कौन सा है, नागर शैली वाला ग्वालियर, बावजूद उसके यहाँ पर क्या है द्रविड़ शैली का शिखर मिला, इसीलिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पूछे जाने की वजह मैं आपको बता दिया। तो ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका शिखर कैसा है, द्रविड़ शैली का, हालांकि लोकेशन उसकी नागर शैली वाले क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन जितनी ज़रूरी है उसको नहीं बताया जाए तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, ठीक है, किस वेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है? तो ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का ऐतरी और कौशितकी है, ऐतरी और कौशितकी है। यजुर्वेद का क्या है, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण है, तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का ब्राह्मण क्या है, पंचविश और खडविश है, पंचविश और खडविश है। तो बचा कौन सा, एक ये बचा अथर्ववेद। तो गोपथ ब्राह्मण एकमात्र ऐसा वेद है जिसका केवल एक ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण, वो है अथर्ववेद। बाकी सबके क्या हैं, अतरी कौशित की 2, पंचविश खडविश सामवेद के 2, और तैतरी और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के 2। समझ गए? तो इस तरीके से 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछ रहा है कि हीनयान जो अवस्थापना है उसमें सबसे बड़ा शैलकृत चैत्यगृह का क्या है, वो भी है हीनयान का होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो हीनयान का सबसे बड़ा जो चैत्य है वो कौन सा है, कार्ले। कौन सा है, कार्ले, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गई बात, क्या है, महाराष्ट्र में। चैत्य क्या होता है, चैत्य क्या होता है बताइए जल्दी से। चैत्य वो स्थान होता है जहाँ पर ये बैठ करके क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बौद्ध धर्म के लोग बैठ करके पूजा करते हैं। आगे देखिएगा 14 नंबर सवाल देखिएगा। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है किस अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अभी अभी मैंने आपको जिक्र किया कि भीतरी का जो स्तंभ लेख है उसमें इसी बात की जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, आगे देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। हर्ष माने हर्षवर्धन की बात हो रही है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन खुद किया था? ठीक है, तो उसने एक तो प्रियदर्शिका का किया, एक रत्नावली का किया, एक नागानंद की किया है। और हर्षचरित का लेखक कौन है, तो इसके कौन है, बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट हैं, जो हर्षवर्धन के राज दरबार में थे। तो इस तरीके से 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। क्या है, केवल 1 2 3 सही है, चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है आपसे कि कौन सा हड़प्पा कालीन नगर है जो 3 भागों में विभक्त है, जो 3 भागों में विभक्त, देख रहे हैं कि नहीं, 3 भागों में। अच्छा, सामान्यतः क्या है, सामान्यतः थोड़ी ऊंचाई पर एक ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। जो पश्चिमी टीला है थोड़ा ऊंचाई पर है, जहाँ उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो एक खंड ये होता था, और एक जो पूर्वी वाला जो हिस्सा होता था नगर का, वो भी जो नीचे अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर था, माने नीचे था, सामान्य बेस पर था, तो इस जन सामान्य रहते थे उस पर। तो 2 पार्ट में, माने हड़प्पा कालीन जो नगर थे मुख्यतः 2 पार्ट में बटे थे, लेकिन एक नगर ऐसा जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, तो वो कौन सा था, धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है, ये कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। यहाँ पर और क्या खास बात है, तो उत्कृष्ट कहते हैं ना, उत्कृष्ट, ऐसे ही लिखो आप, याद भी रखो, उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली। कहाँ पर, धौलावीरा में।
ठीक है, कहाँ पे, धौलावीराम। ओके, ठीक, तो ऐसा ही है। और किले बंद को भी लेकर के सवाल आता है कि जो दो शहर होते हैं कहाँ दोनों किले बंद हैं, जैसे लोथल। लोथल एक ऐसा नगर है जहाँ पर ए और बी माने उच्च वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों लोगों के लिए रहने वाला जो क्षेत्र है, माने नगर का जो हिस्सा है, वो दोनों ही एक क्या है, सुरक्षा प्राचीर से क्या है, घिरा है, प्राचीर से घिरा है। जबकि वहीं पर क्या है, वहाँ पर देखो एक नहीं याद आ रहा है, वहाँ पर एक भी कोई भी शहर प्राचीर से नहीं, जहाँ पर मन के बनाने के ढालने के, वो देखो दिमाग में नहीं आ रहा है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन को देखता था। माने कौन सा विभाग वारियम उद्यान प्रशासन को देखता था, ये बहुत आता है। उद्यान प्रशासन को देखने वाला विभाग कौन सा था, तो टुट्टवारियम था। कौन सा था, ऑप्शन ए सही है। कौन सा है, ऑप्शन ए सही है, टुट्टवारियम। हाँ, याद आ गया कि कौन सा हड़प्पाकालीन नगर है जिसके दोनों नगर क्या हैं, किसी भी सुरक्षा प्राचीर से नहीं घिरे हैं, तो है चन्नूदड़ो। क्या है, चन्नूदड़ो। ठीक है, आगे देखिएगा, तो टुट्टवारियम हो गया। एरीवारियम किससे संबंधित है, तो एरीवारियम किससे है, जल से संबंधित है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तमिल ग्रंथ को लघु वेद कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लघु वेद या इसे पंचवेद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचवेद भी कहते हैं, या इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इसे क्या कहते हैं, हाँ, इसे तमिल का बाइबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइबल भी कहते हैं, तमिल बाइबल भी कहते हैं। ठीक, तो ये कौन सा ऐसी कृति है, तो कुरल है। कौन सी है, ऑप्शन बी सही है, कुरल। कौन सी है, ऑप्शन बी, कुरल। अच्छा, कुरल किसने लिखा है, तो तिरुवल्लुवर ने लिखा है। वल्लुवर है, हाँ, तिरुवल्लुवर। ठीक है, इन्होंने ही कुरल को लिखी है। और कुरल क्या है, लघुवेद माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। आपको पता होगा, अगर आप सही मायने में आपने अब तैयारी किया है तो आपको थोड़ा पता होगा कि जो साउथ की बुक्स हैं इस तरीके की, चाहे सिलप्पादिकारम मणिमेखले हो, या तिरुकुलर है, या जो है कंबन कुट्टन पुंगलेधी इत्यादि लेखकों की किताब हो, या टिक्कन की हो, या नय्यन की हो, या एर्रन की हो, माने ये सब बुक्स जो हैं वहाँ के जो लेखक हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, और टफ भी होता है। मैंने बहुत मेहनत करके रटा है। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, आप जो है समझ पा रहे होंगे कि इतना आसानी से तो बोला ही नहीं जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने युक्त कल्पतरु, जो किससे संबंधित, मैं देखो क्वेश्चन पेपर सेट किया हूँ तो जानते हैं, मैं कुछ चीज़ें इसमें आपके लिए बेहतर करने के प्रयास से किया हूँ। देखो, मैंने लिख दिया, पहले क्वेश्चन में ही लिख दिया कि युक्त कल्पतरु किससे संबंधित है, वास्तुशास्त्र से संबंधित, और किससे संबंधित है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित है। ये तो मैंने क्वेश्चन में ही तने 3 इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब पूछ रहा हूँ कि आप बताओ इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, राजा भोज। कौन है, राजा भोज, जो मध्य प्रदेश में रहते थे। ठीक है, मैं तो एमपी से एमटेक किया हूँ, तो भोज जो झील है, बड़ी और छोटी दोनों झील हैं, तो इवनिंग में जा कर के बहुत अच्छा नज़ारा होता था, वहीं भोज झील पे ही बैठते थे। तो ये हमने क्या बता दिया, भोज की कृति बता दिया आपको। युक्त कल्पतरु है, किससे संबंधित है, वास्तुशास्त्र से संबंधित, और किससे है, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित। किसने लिखी है, भोज ने लिखी। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिया हूँ क्वेश्चन पेपर को सेट करके। अगला देखिएगा, 20 नंबर आपसे पूछ रहा है कि तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक कौन है। ठीक है, तो अब बताओ इसके लेखक कौन है, तमिल रामायण के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो तमिल रामायण के लेखक कौन है, कंबन। कौन है, कंबन, जिनकी बात मैं कर रहा था, कंबन कुट्टन पुंगलेधी। कंबन कुट्टन पुंगलेधी बहुत इंपॉर्टेंट ये हैं। और कौन है, टिक्कन नय्यन यर्रन। टिक्कन नय्यन यर्रन, इन्हें तेलुगु
कवित्रय भी कहते हैं, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ कुट्टन टिक्कन नयन। बाकी कंबन कुट्टन पुंगलेधी तो बोल ही रहा हूँ। तो ये सब तमिल हैं, आपको रटा होना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। बहुत मेहनत करके आता है यार। अब सोचो इतना आसानी से जब मैं बोल रहा हूँ कंबन कुट्टन पुंगलेधी टिक्कन नयन एरन, तो आप देख के उतना तेज़ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इतनी मैंने रटा है इसको। भाई जब निकालना है आपको, सिक्योर प्री करना है, ठीक है, तो मेहनत इसी तरीके की करनी पड़ेगी। देखो इस बार आर ओ की देख रहे हैं, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट आया, लेकिन मेरा 155 थे तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं था कि हाँ प्री का रिजल्ट देखना भी है कि नहीं देखना है, कितना जाएगा, अरे कितना चला जाता। ठीक है, तो भाई ऐसे नहीं आ जाते। हम तो कहते हैं भाई कि मेमोरी मुझे नहीं है, लेकिन मैं मेहनत इतना करता रटता हूँ भाई। आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी थोड़ी इतनी मेहनत से मैं आपको कह दूँ 50 क्वेश्चन आप बना के दे दो, आप हाथ खड़े कर लोगे। लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट प्री और मेंस का पढ़ा रहा हूँ पूरा, वो भी आयोग के लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं मेहनत से नहीं पीछे हट रहा हूँ। आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगी यार, मेरी किस्मत बदल जाएगी देखना। प्रथम बौद्ध, यही तो मेरा स्वार्थ है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन, माने आपकी सक्सेस मेरा स्वार्थ है, आप सक्सेस हुए तो मेरा स्वार्थ पूर्ण हो जाएगा। प्रथम 21 की क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? इसमें से साबाकामी, महाकश्यप, वसुमित्र या मुगलपुत्र किस ने किया था? इसमें आप बताओ। कह रहा है कि मतलब बौद्ध की जो प्रथम 1 2 3 कुल 4 संगीतियाँ हुई, उसमें पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन किया था, किसने किया था। माने अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, और राजा आपको पता होना चाहिए शासक कौन था। तो मैं सोचो मैं कितनी मेहनत किया हूँ, अभी मैं बोलता हूँ आपको याद आएगा। महाकश्यप, साबाकामी, मुगलपुत्र, तिथिस, वसुमित्र, स्वाहा। 10 रुपये निकालो आप, है ना। मेरे साथ जो एक मेरा और फ्रेंड तैयारी कर रहा था, तो अभी भी हम लोग कभी बात आती है तो हंसते हुए यही, अगर ऐसा सवाल आता है तो बात करते हैं कि सोचो वो भी सिलेक्टेड हैं प्रेजेंट टाइम में। इनके हम चारों क्रम बता रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ महाकश्यप, साबाकामी, मुगलपुत्र, तिथिस, वसुमित्र, स्वाहा। 10 रुपये निकालो। ठीक है, तो ये जो मंत्र पढ़ रहा हूँ इनके नाम है। देखो पहली संगीति के कौन है? महाकश्यप। दूसरा क्या मैं बोला? महाकश्यप, साबाकामी, साबाकामी, मुगलपुत्र, मुगलपुत्र, तिस, वसुमित्र, 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 स्वाहा। तो सोचो ये मैं जो बोल रहा हूँ महाकश्यप, साबाकामी, मुगलपुत्र, तिस, वसुमित्र, स्वाहा। 10 रुपये निकालो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये क्रम मैं बोल रहा हूँ तो ऐसे तो आया नहीं, रट लो। आप भी मेहनत करोगे तो सब बदलता है यार। ठीक है, और राजा याद करना हो तो एकाएक याद कर लो। एकाएक माने एकाएक, एकाएक। तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, एकाएक, कनिष्क। ठीक है, तो एकाएक याद कर लेंगे तो 4 वो क्रम भी याद हो जाएंगे। ऐसे याद करोगे तो आप सब जब ठान लो, विकल्प नहीं लोगे ज़िंदगी में, जब ठान लोगे ना तो ऐसे बोलोगे यार जब वो रट सकता है बंदा, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं। ये होता है विकल्प न लेना, तो आप कर लेंगे। मत्त विलास प्रहसन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये किताब। मत्त विलास प्रहसन किसने लिखी है? तो महेंद्र वर्मन ने लिखी। किसने लिखी है? मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा है? महेंद्र वर्मन ने लिखा है। ओके, 23 नंबर सवाल देखिएगा, इसमें क्या आपसे पूछ रहा है? निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित है, माने सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो क्या रामचरित जो पुस्तक है उसके लेखक संध्याकार नंदी हैं क्या? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं सारी, बिल्कुल सही है। संध्याकार नंदी जो पालवंश के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो संध्याकार नंदी ने रामचरित के बारे में, राम जो राजा है, ठीक है, उसके चरित्र के बारे में संध्याकार नंदी जी लिखते हैं। ठीक है, बंगाल के पाल शासक के बारे में लिखते हैं। नीतिसार के कौन लेखक हैं? क्या कामंदक हैं? तो बिल्कुल 100% कामंदक है। कथासरित सागर, कथासरित सागर के क्या लेखक सोमदेव हैं? तो घूंट के पी लो, सोमदेव ही हैं। क्या 10 कुमार चरितम, 10 कुमार चरितम के लेखक क्षेमेंद्र हैं? तो इसमें पूछा असुमेलित कौन सा है, तो यही असुमेलित है। इसका मतलब 10 कुमार चरितम के लेखक कौन है? दंडिन है। कौन है? दंडिन है। और क्षेमेंद्र जो लेखक का नाम लिखा है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? तो बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी। अच्छा, ये मैं हाइलाइटेड जो PDF आपको दूंगा उसमें सब लिखा हूँ, मैं पेन से लिख भी दिया हूँ, आप एकदम बस उठा करके रट लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम से लेकर के फ्री ऑफ कास्ट वो सब PDF जा रही है, आप लेकर के उसको रटो।
आप बस ठान लो, बाकी तो हम आप में मेहनत करेंगे। आगे देखो, इसमें कह रहा है चैल्कोलिथिक, या इसको कहते हैं कैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक या इसे बोलते हैं कैल्कोलिथिक। क्या बोलते हैं? कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक, या इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ताम्रपाषाणकालीन। ताम्रकालीन माने ताम्रपाषाणकालीन बोलते हैं, मैं ताम्रकालीन लिख दे रहा हूँ। इसी को कहते हैं, माने कैल्कोलिथिक चैल्कोलिथिक किसको कहते हैं? ताम्र युग जो है, ताम्रपाषाणकालीन युग, उसको कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कौन कैल्कोलिथिक, नगर या स्थल नहीं है पूछा। इसका मतलब 3 है, आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन है? बालाथल है, बिल्कुल है। कायथा है, बिल्कुल है। चिरांद है, नहीं है। क्या जोरवे है? बिल्कुल है। इनाम गांव है, बिल्कुल है। दैमाबाद है, बिल्कुल है। ठीक है। एरड़ है, बिल्कुल है। तो जितना मैं आपको गिलुंद है, बिल्कुल है। तो जितना मैं आपको बोल रहा हूँ वो सब है। ठीक है, मैं रटा हूँ भैया, ऐसे बैग भर के तांबा ले जाना। तो बलाथल हो गया, आहाड़ हो गया, गिलुंद। सोचो ऐसे मैं बैग भर के ताम्र ले गया हूँ, ऐसा मैं याद किया हूँ ट्रिक बना के। तो इससे क्या है, बालाथल हो गया, आहाड़ हो गया, गिलुंद हो गया, ये तीनों ही साइटें किससे संबंधित है? ताम्रपाषाणकालीन से। कायथा एरड़ दोनों जो बोल रहा हूँ ये भी ताम्रपाषाणकालीन। जो दामाद निवासा रहेगा, इनाम पाएगा, वो सारी जितना मैं बोल रहा हूँ ये ट्रिक, जोरवे, दैमाबाद, निवासा, इनाम गांव, जो चारों बोल रहा हूँ ये सब क्या है? कैल्कोलिथिक है। सोचो मैं रटा हूँ इतने नाम। चिरांद नहीं है। चिरांद बिहार में, चिरांद बिहार में क्या है? चिरांद बिहार में है, जो नवपाषाणकालीन साइट है। नवपाषाणकालीन साइट है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देखेंगे तो अस्थि के निर्मित जो आभूषण है यहाँ पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 तो ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है हम लोगों को, लेकिन हाँ आपको एक, अगर वनडे की तरह आपको पढ़ाता, बहरहाल मैं वनडे के दृष्टिकोण से आपको मैं कभी पढ़ाऊँगा ही नहीं। मैं पढ़ाऊँगा तो एज ए ऑफिसर के दृष्टिकोण से पढ़ाऊँगा, दमदार लेवल पढ़ाऊँगा आपको। PCS मतलब आयोग के लेवल किसी का भी पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। मुझे लॉलीपॉप देना नहीं आता, मेहनत करूँगा तो इस पर करूँगा कि आप पढ़ोगे तो कहोगे कि हाँ पढ़ाना तो ईमानदारी से चाहिए। सातवाहन शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार आपको बताना है। तो सातवाहन में इनका कार्यकाल आप बताओ जल्दी से। ठीक है। तो कार्यकाल कौन क्या है? तो देखो सबसे पहले आएगा सतकर्णी, 2 ऑप्शन जहाँ है वहाँ कर लो, एक यहाँ पर है 2। उसके बाद आएगा हाल, तो हाल 1 आ जाएगा। फिर आएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी जिसे एका ब्राह्मण कहते हैं, 3। उसके बाद आएगा वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ये चौथा नंबर। तो बी आंसर क्या हो जाएगा आपका सही। कालानुक्रम घूंट के पी लो, यश धंग विद्या की कीर्ति। यश धंग विद्या की कीर्ति एक आपको वो ट्रिक से याद करा दिया। ठीक है। और ये आपको रटना है, बस रटना है। ठान लिया तो ठान लिया। सबसे मेरा वीक सब्जेक्ट कौन सा है? हिस्ट्री है। सबसे वीक सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है। सबसे ज़्यादा मैं ज़िंदगी में क्या पढ़ा हूँ तो हिस्ट्री। अब सोचेंगे कि सबसे ज़्यादा बंदा पढ़ा और सबसे ज़्यादा पढ़ता है फिर भी कमज़ोर है। हाँ कमज़ोर है मेरा, मैं थोड़े दिन ना पढ़ूँ तो भूल जाता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत रटना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है और मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। सबसे कम मैं ज्योग्राफी पढ़ता हूँ। आगे देखिएगा पहला कि इसमें क्या है, सही कालानुक्रम बताना है। गुप्तकालीन, गुप्तकालीन प्रशासन का विभाजन करिए, उसका सही अनुक्रम बताइए। तो आंसर ए देखिए, भुक्ति है, फिर उसके बाद विषय है, फिर बीथी है, फिर ग्राम, ये इसका क्रम है। जैसे सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर देखेंगे तो भुक्ति है, जो प्रांत, जिसको प्रांत कहते हैं। प्रांत के नीचे जो विभाजन किया जाता है वो विषय का किया जाता है। ठीक है। विषय का किया जाता है, माने विषय के रूप में जो जिले का संदर्भ लेता है। फिर वीथी का है। ठीक है। उसके बाद खंड का स्तर है, फिर ग्राम है। तो इस तरीके की हायरार्की आती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिएगा 27 नंबर सवाल आपसे। अच्छा एक चीज़ दिमाग में आ रही है, आपको बता दूं यहाँ पर। देखो किसी का भी एंशिएंट मेडुअल, किसी का कुछ पढ़ना मत पढ़ना, लेकिन जब किसी भी किताब का जो प्रशासनिक वाला पार्ट देता है, जैसे कि जितने भी शासक होते हैं उनके बारे में लिखा रहता है, उनके अलावा जब आप चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब उनका उस राजवंश का, जैसे गुप्त हो, मौर्य है, उसका क्या है, उसका प्रशासनिक है ना, उसका प्रशासनिक, धार्मिक, इस तरीके का पॉइंट दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको सवाल जो बनते हो बाद वाला जो प्रशासनिक है,
चाहे आप जो है आप खिलजी वंश का पढ़िएगा, तुगलक का पढ़िएगा, जो उसका प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ से सवाल सबसे ज़्यादा आयोग बनाता है। और आपसे उम्मीद भी की जाती है कि आप सर्विस में कहाँ आओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे। एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये सब बातें मैं वो बता रहा हूँ जो घिस घिस करके जानकारी लिया है कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि श्रावस्ती, क्या श्रावस्ती में संभवनाथ का संबंध है क्या। तो आपको संभवनाथ बोलते ही आपके दिमाग में आना चाहिए किस क्रम के हैं। तो पहले आदिनाथ या ऋषभदेव पहले नंबर के हैं, दूसरे अजितनाथ है और तीसरे नंबर के कौन है, थर्ड नंबर के जो तीर्थंकर है वो संभवनाथ ही हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, श्रावस्ती में हुआ था। बिल्कुल सही है। पद्म प्रभु अभी इसके पहले पढ़ाया मैंने, छठे नंबर के थे, तो पद्म प्रभु का जन्म भी कहाँ हुआ, पभोसा में हुआ है। काकंदी या सुबिधनाथ या पुष्पदंत भी कहते हैं, तो सुबिधनाथ किस पर है, तो सुबिधनाथ जो है काकंदी में है इनका जन्म। कहाँ पर है, काकंदी में है इनका जन्म। आई थिंक मुझे लग रहा है 7वें नंबर के होंगे। ठीक है, ये 7वें नंबर के, अभी मैं सीक्वेंस अरेंज करूँगा तो मैं बता दूंगा एग्जैक्ट। ठीक है, मैं 24 के 24 तीर्थंकर बता सकता हूँ। ठीक है भाई, बता सकता हूँ नहीं, मैंने बताने के लिए मेहनत किया है। काशी, तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। पूछ रहा है असुमेलित कौन सा है, क्या ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ इनको कहते हैं। क्या इनका जन्म काशी में हुआ था क्या, तो काशी में नहीं, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। कहाँ हुआ था, अयोध्या में। कहाँ हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या में अन्य 5 लोगों का जन्म हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अन्य 5 लोगों का जन्म हुआ है, आपको पता होना चाहिए। ऋषभदेव जैसे आदिनाथ, अनंतनाथ, अभिनंदन नाथ, अजितनाथ। ठीक है, तो इतने लोगों का और एक सप्रनाम है उनका, देखो इस समय दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 5 लोगों का जन्म यहाँ पर हुआ है। कहाँ पर, अयोध्या में। काशी में किसका किसका जन्म हुआ, किस तीर्थंकर का, तो पार्श्वनाथ का हुआ है, जो 23वें थे, पार्श्वनाथ। और किसका हुआ, सुपार्श्वनाथ। ठीक है, सुपार्श्वनाथ। 2 लोग और हैं, देखो 2 लोग का और जन्म हुआ है। ओके, तो रटा होना चाहिए। ठीक है, और मेंस के दौरान तो आपको रटना ही रटना है, कहाँ किसका जन्म हुआ है। सारे तीर्थंकर तो आप घोंट के पीना पड़ेगा आपको। इसीलिए तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जब कभी प्री निकले तो आपको क्या है, मेन से भी धुआंधार कर सके। इसीलिए मैं जो आपको नोट्स पढ़ा रहा हूँ ना हिस्ट्री, और जिस तरीके का मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो एकदम एक बेहतर बेस रखते हुए आपका क्या है, हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हैंड रिटन जो नोट्स बना के पढ़ा रहा हूँ। जब आप दे रहे होंगे एग्ज़ाम बड़े लेवल का, तब कहेंगे यार, तब आपको वैल्यू मेरी समझ में आएगी कि हाँ कितनी मेहनत किया हूँ। बालू, इसको मिलाना है आपको कि माने ये हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं, इनको आपको हमको मिल करके क्या है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बालू पूछ रहा है, तो बालू कहाँ पर है, हरियाणा में है। बालू कहाँ पर है, हरियाणा में। मांडा चिनाब नदी पर है, तो चिनाब नदी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पाडरी कहाँ है, तो पाडरी गुजरात में है। ये नहीं पता था मुझे, लेकिन 3 ऑप्शन मुझे अच्छे से पता है। हुलास कहाँ है, तो हुलास सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश के कहाँ है, सहारनपुर में। अच्छा, आपसे पूछ लिया अगर यहीं लिख दे हुलास खेड़ा, तब कहाँ होगा आंसर, तब ये हुलास खेड़ा कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में है। कहाँ पर है ये, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, मांडी, अगर यही चीज़ मांडा चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है और हड़प्पा कालीन साइट अगर मांडी पूछ ले, तो आप बताओ जरा, मांडी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, कमेंट करो आप। बेहतर अगर आप पढ़ते हैं तो ये सब करेंगे यार, और आप लिखो ना कमेंट, कैसा है ये सवाल का आंसर आप बताओ, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है वो बताओ, आप बता सकते हैं। थोड़ा सा अपनापन के हिसाब से देखेंगे तो बहरहाल जैसी आपकी मर्जी। सूत क्या है, इसमें कह रहा है आपसे कि कौन सा अशुमेलित है। अशुमेलित में बताइए जरा, सूत क्या होता है। पूछे कि क्या सूत क्या ब्याज वसूलने वाला व्यक्ति होता है क्या, तो नहीं, ये नहीं होता है। अच्छा, भागदूत क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भागदूत उसे कहते हैं जो कर संग्रह करता होता है। कर संग्रह करता माने जो राजस्व वसूलता है। संग्रहीता किसे कहा जाता है, तो कोषाध्यक्ष,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कोषाध्यक्ष संग्रहीता को कहते हैं। पालागल क्या विदूषक को कहते हैं, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पालागल विदूषक। सूत किसे कहते हैं, तो जो राजा का जो सारथी होता है, राजा का जो सारथी होता है उसे क्या कहते हैं, सूत। राजा का जो सारथी होता है उसे सूत कहते हैं। इसका मतलब ब्याज वसूलने वाला नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए असुमेलित है। अब इसका सही आंसर लिख दिया हूँ, बता दिया हूँ, क्या है, राजा का सारथी। वैसे हाईलाइट जो पीडीएफ है, हाईलाइट जो पीडीएफ ग्रुप में मतलब टेलीग्राम पर सेंड है, ठीक है, उसमें क्या है, उसमें मैं पेन से लिख दिया हूँ, आप टेंशन मतलब केवल पीडीएफ लेट कर रट डालना। प्रश्न नंबर 30 देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है। इसका मतलब 3 संबंधित है। अनेकांतवाद संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल संबंधित है। सप्तभंगीनय या स्यादवाद है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही कहता है ना कि एक ही वस्तु के क्या है, कई तरीके से देखा जा सकता है, और अगर ज्ञान आपको अच्छे से प्राप्त है तो उसको कई एंगल से आप ही देख सकते हो। नवावध किससे संबंधित, किसका दर्शन है, तो नवावध भी जैन दर्शन में, क्या है, जैन दर्शन में। हालांकि प्राइमरली आप अन्य जगह मतलब देखोगे तो अनीश्वरवाद बौद्ध और जैन दोनों हैं, लेकिन अनीश्वरवाद में अगर प्योर अगर आप डीप और पढ़ेंगे तो जैन, देखो ध्यान से सुनना आप, नहीं तो गड़बड़ आप पढ़ोगे। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म कंप्लीट अनीश्वरवादी है, क्या है, कंप्लीट अनीश्वरवादी है, माने वो ईश्वर मानता ही नहीं है। जबकि जो जैन है वो क्या है, जैन प्राइमरली अनीश्वरवादी हैं, लेकिन ये आगे चल कर के क्या है, ईश्वर मानते हैं, ईश्वर मानेंगे, लेकिन हालांकि ईश्वर की जो पोजीशन है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारे जैसे तीर्थंकर हैं, स्वामी जो भी तीर्थंकर हैं, चाहे पार्श्वनाथ ले लीजिए, चाहे जिसका भी, जो तीर्थंकर होते हैं उनका स्थिति वो टॉपर होते हैं इनके अनुसार, और जो ईश्वर होता है उसके नीचे आता है। इनका क्या मानना है, ईश्वर होता है लेकिन वो जिन के नीचे होता है, जिन के नीचे। जिन मतलब जानते हैं, जिसको कैवल्य, जिनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, जैसे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, जितने भी तीर्थंकर हैं, तो उनको जिन कहते हैं, उनके नीचे आता है ईश्वर। तो इसीलिए आंसर डी हो जाएगा कि जैन से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर मानते हैं लेकिन जिनके नीचे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर जैन धर्म से संबंधित नहीं थे, यहाँ बौद्ध से संबंधित नहीं है, तो शून्यवाद है, बिल्कुल है, ठीक है, और अनात्मवाद है, बिल्कुल है, क्षणिकवाद है, बिल्कुल, वो तो कहते ही सब क्षण भर है। अनेकांतवाद क्या है, अनेकांतवाद जैन दर्शन है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अभी आपने ये ऊपर पढ़ा है, ठीक। टेस्ट नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, टेस्ट नहीं भाई। अशोक की यात्राओं का सही क्रम आपको बताओ, ठीक है, अशोक की यात्राओं का सही क्रम। इसका ट्रिक मैं हाईलाइट पीडीएफ में लिख दिया हूँ आपके लिए, तो आप टेंशन मत लेना, उसे डाउनलोड करके रट लो। मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ। अशोक गया कुल्लू समझते हैं ना, कुल्लू मनाली। अशोक गया कुल्लू, किंतु वस्तु का, ठीक है, वस्तु का सार माने सारांश, तत्व, सार मिला श्रावस्ती में। अशोक गया कुल्लू, किंतु वस्तु का सार उसे कहाँ मिला, श्रावस्ती। कहाँ मिला, श्रावस्ती। ये इसके पूरी यात्राओं का क्रम है, उसके जाने का यात्रा का क्रम है। कौन गया, अशोक गया। कहाँ गया, बोध गया, तो पहला बोध गया हो जाएगा। कुल्लू गया तो कु से क्या होगा, कुशीनगर, ठीक है। किंतु तो राइमिंग के लिए है। वस्तु का सार माने, वस्तु माने कपिल वस्तु, उसके बाद कहाँ गया, कपिल वस्तु का सार मिला, सार माने सारनाथ गया, मिला तो राइमिंग है, कहाँ, श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती 6ठे नंबर। तो इस तरीके से बोध गया पहले गया, फिर कुशीनगर गया, फिर कहाँ गया वो, कपिल वस्तु गया, फिर कहाँ गया, सारनाथ गया है, उसके बाद कहाँ गया, श्रावस्ती। तो इस तरीके से अशोक शासक के द्वारा जो उसकी यात्राएं हैं, यात्राओं का एकदम बेहतरीन क्रम है कि आप, वो ट्रिक लिख दिया हूँ, आप टेलीग्राम पे जुड़ करके उसे ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये अब मिला लेंगे ना, ठीक है, इसका क्या क्रम होगा लगा लेंगे,
इसमें टाइम क्यों डालने। 33 नंबर देखिएगा। 33 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि अशोक के द्वारा भेजे गए जो धर्म प्रचारक थे उनका सही सुमेलित नहीं, माने जो उसने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध के लिए भेजा उसमें कौन सा सही नहीं। क्या महारक्षित जो धर्म प्रचारक है वो यमन देश में गया, बिल्कुल सही गया था। मज्जिम जो है क्या हिमालयवर्ती क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए बौद्ध का गया, बिल्कुल भेजा। महाधर्म रक्षित क्या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में गया, बिल्कुल गया। महेंद्र और संघमित्रा क्या स्वर्ण भूमि में गए, नहीं स्वर्ण भूमि में नहीं गए। महेंद्र और संघमित्रा कहाँ गए थे, सिंघल, श्रीलंका लिख देता अभी तो, ठीक है। तो अब समझ पा रहे हैं ना, तो सिंघल माने श्रीलंका को ही सिंघल कहती है, तो सिंघल द्वीप पे गया, कहाँ, सिंघल द्वीप, ओके समझ गए। तो इस तरीके से आपको रटा होना चाहिए। आगे देखिए 34 नंबर सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि सैयद वंश की सुल्तानों का सही कालानुक्रम बताइए, ठीक है। तो खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम, मैं ऐसे ही बोला हूँ ऐसे ही रटा हूँ, खिज्र मोहम्मद मुबारक आलम, खिज्र मोहम्मद मुबारक आलम, ठीक है, ठीक है। खिज्र मुबारक नहीं, खिज्र मोहम्मद नहीं, खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम, ऐसे तभी तो राइमिंग नहीं बैठ रही मेरी। खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम, खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम। तो खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम में देखो 1 3 2 4 आना चाहिए, 1 3 2 4 कहाँ है, सी ऑप्शन, खिज्र मुबारक मोहम्मद आलम। तो ये क्रम आपको याद हो गया, जैसे यश धंग विद्या की कीर्ति, वो क्रम आपको याद रखा करा दिया है ना। और सतकर्णी पहले, फिर हाल, उसके बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, फिर वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, तो वो क्रम आपने 3 तो क्रम यहीं रट लिया। इसी तरीके से आपको रटना है क्योंकि क्रोनोलॉजी आता है आयोग के पेपर में, वनडे की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा 35 नंबर सवाल कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। हाँ एक बात मैं कह रहा हूँ कि आयोग के स्तर के पेपर के लिए अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करते हैं तो आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। और वनडे के लिए मैं पढ़ाऊँगा नहीं, वनडे अच्छे टीचर जो होंगे मैं उनसे पढ़वा दूंगा, वनडे का मैं टाइम उसमें नहीं लगाना चाहता हूँ। आगे देखिए कौन सुमेलित नहीं है। वल्लभाचार्य की बात करें तो क्या द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, तो नहीं, इन्होंने ये सिद्धांत नहीं दिया था, अभी बताएंगे। रामानुज ने क्या विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बिल्कुल सही है। माधवाचार्य ने क्या दिया, द्वैतवाद दिया। और शंकर, तो ये है शंकर माने शंकराचार्य की बात हो रही, शंकर माने शंकराचार्य की बात हो रही थी, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। तो वल्लभाचार्य ने किसका कौन सा सिद्धांत दिया, तो एक तो उनको याद रखना पुष्टि मार्ग, एक क्या है पुष्टि मार्ग, या शुद्ध द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है, इनका जो दर्शन है, समझ गए। तो हम उस पीडीएफ में लिख चुके हैं, आप उसे ध्यान रखेंगे। अच्छा द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी लिख देता हूँ, निम्बकाचार्य, ये बता दे रहा हूँ क्योंकि जो लिखा है वो बता दे रहा हूँ, निम्बकाचार्य। ये रटने हम लोगों को सारे दर्शन और उसके प्रणेता रटना है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो दौराह का युद्ध है, कन्नौज का युद्ध है, और सामूगढ़ का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, ठीक है। तो देखो एक एक करके मैं बता देता हूँ। ये 1658 में किसके बीच में होगा, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, किसके, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। दौराह का युद्ध किसके बीच में होता है, अफगान शासकों और हुमायूं के बीच में होता है। कब होता है ये, 1532 में। कब होता है, 1532 में, ओके। कन्नौज का जो युद्ध है वो कब हुआ, 1540 में। कन्नौज का युद्ध है, बेलग्रामी का युद्ध इसी को कहते हैं, जिसमें पूर्णतः क्या है, हुमायूं हार जाता है और 15 साल के लिए क्या है, भाग जाता है, माने निर्वासित जीवन जीता है। चौसा का युद्ध कब हुआ, इसी ने लड़ा था, हुमायूं ने ही, 1549 में। तो ये अब आपको क्रम अगर एग्जैक्ट आपको पता है तो पॉज करके आप इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। डेट बता दिया तो क्यों टाइम उसमें लगाएं। 37 नंबर सवाल देखिएगा आप, इसमें कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो क्या इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो क्या इटली से आया था, बिल्कुल सही है। नूनीज जो है वो पुर्तगाली था, तो बिल्कुल अच्युत देवराय के समय में आया था नूनीज, वो पुर्तगाली था। क्या पीटर मुंडी स्पेन से आया था, तो नहीं, जब 3 सही हो गए थे गलत हो गया। पीटर मुंडी कहाँ से आया था, तो इंग्लैंड का था। कहाँ का था,
इंग्लैंड का। ओके, ये रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 38 नंबर सवाल कह रहा है कि तौहीद ए इलाही का रचनाकार। देखो मैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया हूँ कि एक क्वेश्चन में भी दो आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी आप देखोगे कि चिराग दिल्ली किसे कहा जाता है निम्नलिखित में। दूसरा मैंने ये भी लिख दिया है कि जो व्यक्ति को चिराग दिल्ली कहेंगे उसी ने क्या लिखा है, उसी ने, उसकी एक रचना है तौहीद ए इलाही। तो आपको यहाँ एक इन्फॉर्मेशन चिपकाई गई है। यही है क्वेश्चन बनाने में, फ्रेम करने में समय लगता है, केवल उतारना हो कहीं से तब तो उतार दिया जाए। तो तौहीद इलाही के रचनाकार कौन है? नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन ही क्या है, क्या कहा जाता है इनको? चिरागे दिल्ली। क्या कहते हैं? चिरागे दिल्ली। आप सोच रहे होंगे कि निजामुद्दीन औलिया को कहते होंगे, नहीं, निजामुद्दीन औलिया को क्या है? महबूब ए इलाही कहते थे। क्या कहते थे? महबूब ए इलाही। ठीक है, महबूब ए इलाही। क्लियर? ठीक, आगे देखिए 39 सवाल। 39 सवाल का वो देखिए क्वेश्चन, शाहरुख नाम का सिक्का किसने चालू किया था? तो बाबर। जब बाबर काबुल में जीत लिया ना, तो काबुल वासियों को क्या है, शाहरुख नाम का सिक्का उसने खुशी में बांट दिया था, वही है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान पूछ रहा है, तो अलबरूनी सही है। पहला मुसलमान कौन सा? अलबरूनी। हालांकि दारा सिकोह ने क्या है, पुराणों को क्या किया, पुराणों को फारसी में क्या है, सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, कंपाइल किया था। तो इस तरीके से पूछ रहा है पुराणों का सबसे पहले अध्ययन करने वाला कौन था? तो अलबरूनी। 41 सवाल नंबर देखिएगा, बस थोड़ा सा और है, धैर्य से देखते जाइए। और आप तो एज ए ऑफिसर पढ़ते हैं, आप में पेशेंस होना चाहिए। ये कह रहा है कि मदुरा विजय, कह रहा है मतलब मदुरा विजय माने मदुरै विजय। मदुरै विजय की कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी ने। कौन? गंगा देवी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव करिए। तो पहला पढ़ते हैं, क्या सत्य है? का सत्य देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। क्या दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में इल्तुतमिश को कहा जाता है? क्या? बिल्कुल कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। ठीक, और ये इल्तुतमिश क्या इल्बरी तुर्क था? क्या दूसरी इन्फॉर्मेशन, तो बिल्कुल इल्बरी तुर्क था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड, पहला सही हो गया। दूसरा देखिएगा, बलवन। बलवन जिसे क्या, बलवन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्वेश्चन में चिपकाया हूँ लिख के। बलवन क्या है? बलवन को बहाउद्दीन भी, बलवन को बहाउद्दीन के नाम से भी जाना जाता था। ने धरती पर राजा को नियामत एक खुदाई माना। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से। बलवन जो राजत्व के सिद्धांत में लौह और रक्त की नीति अपनाता है ना, वो क्या कहता है, वो राजा को निरंकुश मानता है और राजा को क्या है, सीधे नियामत एक खुदाई कहता है। माने धरती पर राजा को क्या कहता है, माने भगवान के नीचे मानता है। माने पैगंबर के बाद जो है राजा को क्या है, यहाँ पर यहाँ का राजा मतलब जनता का राजा मानता है। ठीक है, तो इसे नियामत एक खुदाई, ठीक है, खुदा के बाद राजा, धरती पर राजा का ही हक है, इस तरीके की बात करता है बलवन। एक ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन क्या है? अलाउद्दीन याद रखिएगा, जहाँ पर ये पूरी तरीके से बलवन इस्लामिक, जहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से इस्लामिक स्ट्रक्चर पर, इस्लामिक मान्यताओं पर शासन करता है, वहीं अलाउद्दीन इस्लामिक मान्यताओं से डाइल्यूट होकर के काम करता है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे। तो बलबन क्या है, नियामत खुदाई कहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा भी हो गया सही। तीसरा देखिएगा, बलबन ने मंगोलों से लड़ने के लिए, जमाई आ जा रही है, बलबन ने मंगोलों से लड़ने हेतु एक सैन्य विभाग
दीवाने अर्ज की स्थापना की थी क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना है दीवाने अर्ज क्या है, सैन्य विभाग है। ये किसने स्टार्ट किया? बलबन ने। किसके लिए किया? तो मंगोलों के अटैक से बचने के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आप बताओ कौन सा इसमें कथन सत्य है? तो सभी सही हैं, तो बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा 43 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों का कारण, ये बहुत पूछता है भाई पेपर में। ठीक है, तो अलाउद्दीन के बताओ यहाँ पर क्या सही होगा। ठीक है, सबसे पहले उसने कहाँ अटैक किया था? देवगिरी में। कहाँ किया था उसने? देवगिरी में किया था। उसके बाद कहाँ करता है? गुजरात में। उसके बाद कहाँ करेगा? रणथंभौर। उसके बाद कहाँ करेगा? चित्तौड़। फिर कहाँ करेगा? वारंगल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, आप इसका वो पीडीएफ में भी दे दिया हूँ, लेकिन आप उसमें पीडीएफ में डेट नहीं लिखा हूँ। ठीक है, वर्ष नहीं लिखा हूँ, वर्ष आप डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है तुगलक वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और असत्य बताइए। इसका मतलब क्या है? असत्य बताना है, या तो सभी होंगे, या तो एक, या तो दो, या तो इस तरीके से। आगे देखिएगा पहला देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूते ने क्या दिनार कहा था? तो बिल्कुल सही है, दिनार कहा था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या एक नए प्रकार का कर हक ए सर्व जो सिंचाई कर संबंधित था वो लगाया था? क्या बिल्कुल लगाया था। कितना % देना पड़ता था राजस्व का? 1/10वां हिस्सा देना पड़ता था। अगला देखिएगा, ये माने ये भी सही है। अगला देखिएगा, अंतिम शासक नसीरुद्दीन, अंतिम शासक माने किसका अंतिम शासक? तुगलक वंश का। नासिरुद्दीन के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। ये सही है कि नहीं? तो तुगलक वंश का अंतिम जो शासक है नासिरुद्दीन महमूद, उसी के समय में तैमूर लंग ने क्या है 1398 में आक्रमण करके क्या कर दिया? विनाश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन क्या है? असत्य कथन इसमें पूछा है, तो असत्य कथन इसमें से कोई नहीं है, तो डी, माने तीनों ऑप्शन सही हैं। 45 नंबर सवाल देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से, अब तेज पढ़ूंगा क्योंकि जो है मुझे जमा ही बहुत आ रही थकान सी। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? माने किसका? एक तो महाभारत का, दूसरा किसमें? तेलुगु में। महाभारत का अनुवाद किसमें? तेलुगु में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसका नाम मैं ले रहा था यर्रन, ठीक है, कौन है? यर्रन ने क्या है महाभारत लिखना स्टार्ट किया था। क्या किया था? स्टार्ट किया। बाकी आगे किसने इसे पूरा किया? ठीक है, तो किसने किया? नयन और टिक्कन ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो किससे? महाभारत के तेलुगु अनुवाद में कौन कौन आ गया? यर्रन, टिक्कन, नयन। याद होना चाहिए। आगे देखिएगा टेस्ट नंबर 46 देखिएगा, 46 देखिए, इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना नहीं है। तो क्या ये बहुत अच्छे सवाल को मैंने फ्रेम किया है तरीके से, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले और बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में समाहित हो सके। पहला देखिए, क्या दीवाने रिसालत विदेश मंत्रालय से संबंधित है? तो क्या 100% सही है? रिसालत हो तो। दीवाने इंसा क्या सरकारी पत्र या पत्र व्यवहार माने आरओ का काम, समीक्षा अधिकारी का काम करता था कि नहीं? तो दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार के लिए अधिकारी नियुक्त था। दीवाने बिजारत वित्तीय या राजस्व मामले देखता था, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो दीवाने मुस्तखराज सही है, गलत है? गलत है। अलाउद्दीन के समय में, किसके? अलाउद्दीन के समय में दीवाने मुस्तखराज, ठीक है, मुस्तखराज ये क्या है? राजस्व विभाग से संबंधित है। राजस्व विभाग से संबंधित है। तो आप बता दो कि बाजार नियंत्रण विभाग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा दीवान ये रियासत। देखो रियासत है, दीवाने रियासत
दीवाने रियासत कहेंगे तो बाजार नियंत्रण हो जाएगा किसके अनुसार, अलाउद्दीन खिलजी के अनुसार। जबकि रिसालत बोल देंगे तो सीधे विदेश मंत्रालय आ जाएगा। रियासत कहें तो ठीक है, राजस्व से संबंधित है, बाजार नियंत्रण से। आगे देखिएगा 47 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है, क्या बताना है, नहीं है। लग रहा है यार ना नींद के मारे में गिर न जाऊं। अटाला मस्जिद क्या इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया, बिल्कुल सही है। छोटा सोना मस्जिद किसने बनवाया, तो वली मोहम्मद ने बनवाया, बिल्कुल सही है। कदम रसूल जो मकबरा है वो किसका है, नुसरत शाह का है, बिल्कुल सही है। अदीना मस्जिद किसने बनवाया था, तो इसने नहीं बनवाया था बल्कि सिकंदर शाह, ठीक है, सिकंदर शाह। लग रहा है नींद के मारे गिर जाऊंगा। 48 नंबर देखिएगा, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय और जाति न पूछे, किसने कहा, रामानंद ने कहा। किसने, रामानंद जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत में क्या है, भक्ति आंदोलन को प्रसारित करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, जाति धर्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और ह्यूमैनिटी पर बल दिया। तो इसीलिए इनके क्या है, जो 12 शिष्य हैं उसमें क्या है, 12 शिष्य में अलग अलग जाति धर्म से संबंधित लोग ज़्यादा करके हैं। जैसे सधना इनका चेला है वो जाति का कसाई है, रैदास जाति के चमार थे, ठीक है। और धन्ना जो है इनका चेला वो जाट है। कबीर इनके चेले जो जुलाहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे। 49 देखिएगा कि अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग बताना है, क्या बताना है, सही युग। क्या तीर्थकर जो है अकबर ने 1563 में समाप्त किया, बिल्कुल सही है। और 1565 में क्या समाप्त किया था, जल्दी बताओ। अकबर ने दास प्रथा 62 में, तीर्थ 63 में, इबादत खाना 75 में, बिल्कुल सही है। इबादत खाना की स्थापना 75 में किया और 78 में इबादत खाना सबके लिए क्या कर दिया था, खोल दिया था। और 79 में मजहर की घोषणा कर दी, बिल्कुल सही है। डी देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, दीन ए इलाही, देखो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना तो उसने 1800 क्या लिख रहा हूँ, दीन ए इलाही की स्थापना, अच्छा नींद की वजह से ऐसा हो गया गलत। दीन ए इलाही की स्थापना उनसे 1882 में किया, नहीं 1582, यार क्या बोल रहा हूँ, 1582 में किया। और दीन ए इलाही धर्म संचालित अगर पूछा जाए तो 1583 में। क्लियर, ये बात आप स्पष्ट रखना। टेलीग्राम पर जुड़ करके आप PDF ले लीजिए और सारे टेस्ट अटेम्प्ट करके बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जो भी टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिएगा। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास। नींद बहुत